क्या है फंडामेंटल राइट्स एंड क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसा कि आपको पता होगा कि राइट्स क्या होते हैं, हमारे अधिकार होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती हैं जो कि हमारी एक लायबिलिटीज़ होती हैं, हमारे कुछ दायित्व होते हैं। ठीक है, तो अगर इंडियन सिटीजनशिप को कुछ राइट्स दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ ड्यूटी भी बताई हुई है। लेकिन सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये है कि आखिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्या जिस तरीके से राइट्स में हम कोई भी रिट फाइल कर सकते हैं, जब भी हमें जो राइट्स मिले हुए हैं, 6 अधिकार मिले हुए हैं, तो अगर वो अधिकार हमसे छीने जाते हैं तो हम उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, रिट फाइल करते हैं, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। ठीक है, लेकिन क्या ड्यूटीज़ में भी ऐसा है कि जो हमें एज अ सिटीजनशिप लायबिलिटीज़ मिली हुई हैं, तो क्या उसमें भी इसी तरीके से कि अगर हम उन ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करते तो क्या हम पे कोई केस बनेगा, ऐसा है क्या? तो यही सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी कि आखिर क्या डिफरेंसेस होते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बीच में, और कौन कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए कि कल को आपको कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, कि अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वो आपको बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो। सो वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ खुशबू। आज के इस वीडियो में यही मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। एंड जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी मैंने एक रिसेंटली वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पे मैं डेली के क्विज़ अपडेट करती हूँ, करंट अफेयर, लॉ, जीके, ऑलमोस्ट सारे ही क्विज़ अपलोड करती है, जो कि टोटली फ्री है। सो अगर आप डेली बेसिस पे कोई भी क्विज़ देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आखिर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो वही चीज़ अब मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि आखिर फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, जिसका मैं एक छोटा सा आपको रिव्यू दूँगी। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि राइट्स का मतलब क्या होता है। अभी आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो राइट्स का मतलब हमारा क्या होता है, अधिकार। अधिकार से ही आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम एक डेली रूटीन की लाइफ लें तो क्या होता है डेली रूटीन में, कि अगर हमारा राइट्स है कि हम अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं कि जब तक हम अर्निंग नहीं कर रहे हैं, या एक नॉर्मल लाइफ की बात करें तो क्या हम अपने पेरेंट्स से नहीं बोलते हैं कि मम्मी मुझे खाना दे दो या पापा मुझे ये दिला दो। क्यों? क्योंकि हमारा राइट्स है, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, हम उनसे ओपनली डिमांड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिकार किसने दिया है, ये अधिकार हमारे पेरेंट्स ने दिया। हमारे पेरेंट्स ने हमसे क्या बोला हुआ है कि हाँ, आप हमसे ये चीज़ मांग सकते हो, आप हमसे इस चीज़ की डिमांड कर सकते हो। ठीक है, या अगर हम अपनी सिस्टर के पास जाते हैं, अपने कज़न्स के पास जाते हैं, अपनी रियल सिस्टर, तो हम उनसे बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ दे दो। तो जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से जाके कंप्लेन करते, तो वो चीज़ बाद में हमें मिल जाती है। तो वही चीज़ उसी तरीके से अगर हम एक एज अ सिटीज़न सोचें तो हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं, जो कि हमें किसने दिए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम क्या हुए, हम एक तरीके से सिटीज़न हैं, तो हम क्या हुए, एक चाइल्ड हुए। ठीक है, एक ऐसा अगर हम खुद को चाइल्ड लेके सोचें तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स यहाँ पे कौन हुए, हमारे पेरेंट्स यहाँ पे हुए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमारा हाई कोर्ट हो गया। तो जब हमारे राइट्स, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हुए हैं, अभी आप ड्यूटीज़ को बिल्कुल भूल जाइए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हुए हैं, तो जब हमारे राइट्स, कोई मेरे राइट्स को फुलफ़िल नहीं करता है, या फिर कोई भी ऐसा सिटीज़न हो जो इनके राइट्स के लिए क्या होता है कि उनके राइट्स को कोई रोक लगाता है। ठीक है, या जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हमारा जो एक क्या है, इक्वलिटी है, राइट ऑफ इक्वलिटी जिसको हम बोलते हैं, जो कि है आपका आर्टिकल नंबर 14 to 18 में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए लॉ में, जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं और वहाँ पे सबको एक इक्वलिटी रखी गई है। ठीक है, सब कोई वहाँ पे इक्वल है, तो अगर वहाँ पे आपके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव हो रहा है या कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए एक रिट फाइल कर सकते हैं अपने अधिकारों के लिए कि हाँ, यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए जा रहे हैं। तो हमारे पेरेंट्स कौन हुए वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकता है कोई भी सिटीजन। तो ये इस तरीके से अगर हम समझें तो हमें अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, जिस तरीके से
हमें हमारे पेरेंट्स एक गारंटी देते हैं हमारे राइट्स को फुलफ़िल करने की, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी हमें एक गारंटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकार का मतलब यहाँ पे इससे ये है कि हमें एक गारंटी मिल रही है कि हाँ, अगर कोई भी हमारे राइट्स को छीनता है या कुछ भी करता है या कोई हमें हमारे राइट्स को फुलफ़िल नहीं होने देता है, तो वहाँ पे हमें क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट हमें एक गारंटी देता है कि हाँ, अगर आपके राइट्स को कोई भी रोक रहा है या आपके राइट्स को कोई भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है या आपको किसी चीज़ के लिए रोका जा रहा है जो कि आपको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर उसको कोई भी रोक रहा है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो आपके अधिकारों को एक तरीके से क्या मिलता है, उपचार मिलता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे तो ये मैंने डिस्कस कर दिया कि फंडामेंटल्स क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, प्लस हमें कहाँ पे जाना चाहिए। अब हम समझते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे कि हम ये जानेंगे कि आखिर फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत कहाँ से हुई। फंडामेंटल राइट्स की जो सबसे पहले मांग की गई थी वो की गई थी 1885 में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुई थी, फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता चला गया उस तरीके से फिर एक कांग्रेस ने करी, फिर एनी बेसेंट ने करी, तो जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती चली गई, पहली जो मांग रखी गई थी वो 1885 में रखी गई थी। उसके बाद इसका जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, ठीक है। और इसको जो आर्टिकल्स हैं वो हैं 12 to 35, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं, हमारे टोटल जो है वो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। देखिए हमारे जो टोटल हैं वो हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन पहले क्या थे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसमें क्या था, जो प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया था। वो इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि अब वो लीगल राइट्स बन चुका है, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में दिया गया है, जो कि आपके आर्टिकल 300A में है, ठीक है। तो इसको क्या करा गया है, पहले तो हमारे 7 थे लेकिन 1978 में इसको हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट में, तो ये अब हट के हमारे कितने हो गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हो गए। इसी वजह से आज जो हमारे राइट्स हैं वो टोटल, अगर कोई भी पूछे तो आप यही बोलोगे कि जो हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं, हमारे 6 है, ठीक है। उसको भी आर्टिकल वाइज डिवाइड किया हुआ है। ये थे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप क्या क्या कर सकते हो। अब हम एक चीज़ और समझते हैं। अब हमारे दिमाग में ये तो क्लियर हो गया कि हम अपने राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। हमें ये भी पता चल गया कि कहाँ से शुरुआत हुई, हमें ये भी पता चल गया कि कितने इसमें मतलब कि आर्टिकल दिए हुए हैं। सो अब हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि क्या इनको चेंज किया जा सकता है। तो आप इसी से ही समझ गए होंगे, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, तो आप इसी से समझ गए होंगे कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी हटा है, ठीक है, दैट्स मीन कि आपके फंडामेंटल राइट्स में क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर हम इसी से समझे तो आपका सबसे पहला बात तो ये है कि पार्लियामेंट यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। आपको पता होगा कोई भी बिल पास होता है, कोई भी नया कानून बनता है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट बीच में आती ही आती है, क्योंकि इसी का एक केस जुड़ा हुआ है, केशवानंद भारती मामला, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी। केशवानंद भारती मामला बहुत ही ज़्यादा फेमस ठीक है केस है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट क्या करता है, इसमें अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या कर सकता है, इसके लिए कोई भी बिल पास नहीं होता है। फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसमें अमेंड कर सकती है। जैसा कि क्या करा कि उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी वाले आर्टिकल को क्या करा कि उन्होंने उसको अमेंड कर दिया, उन्होंने उसको लीगल राइट्स बना दिया, ठीक है। और उसको क्या करा, आर्टिकल से हटा के दूसरे आर्टिकल में जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 44th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। पहली तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो आपका फंडामेंटल राइट्स होता है वो ना कि सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप के लिए होता है, वो अदर्स के लिए भी होता है। मतलब कि कंडीशन, हर कहीं कंडीशन सप्लाई होती हैं, तो वो सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप के लिए ना हो के वो अदर कैंडिडेट के लिए भी होता है, अदर सिटीजन्स के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा, ये मैंने एक बेसिक से आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हम किस तरीके से समझें,
ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, उसका भी इसी तरीके से एक छोटा सा रिव्यू दूंगी। देन मैं आपको बताऊंगी कि आखिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। वैसे तो आपको वैसे भी क्लियर ही हो जाएगा जब आप इतना बेसिक क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, पहला तो मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में कोई भी अमेंडमेंट करता है तो उसमें क्या होता है कि वो उसके मूल ढांचे में, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपको पता होगी कि बहुत सारे केसेस चले हैं जिसमें क्या होता है कि मूल ढांचे में कोई भी किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। ठीक है, अब हम ये चीज़ समझते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं फंडामेंटल राइट्स का कि हम किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को समझें। अब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम किसी मंदिर में गए, ठीक है, तो क्या हमको वहाँ पे रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया हुआ है कि हर एक पर्सन जो है वो मंदिर में जा सकता है, हर एक पर्सन अपने धर्म के हिसाब से पूजा कर सकता है। ठीक है, तो हर किसी को अपने पूजा करने का अधिकार है। जैसे कि अगर कोई भी है, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि आप जो है इस धर्म के हैं तो आप यहाँ नहीं जा सकते हो, आप उस धर्म के हो आप वहाँ नहीं जा सकते हो। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स ये बोलता है कि आपको हर धर्म की पूजा करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। दूसरा, आपको ये पता होगा कि बोलने का जो आपको वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि जो हमारे मीडिया होती है वो इसी का तो यूज़ करती है ना, तभी तो उनको इतनी पावर है ना कि वो पूरे ओपनली बोल पाते हैं, हर चीज़ को एक तरीके से एक्सपोज कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोलने का अधिकार मिला हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का यूज़ करते हैं, फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें हैं। अब जैसे कि क्या होता है, छोटे बच्चों को क्या होता है, पढ़ने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये उनके राइट्स होते हैं, उनके राइट्स को कोई भी छीन नहीं सकता है। अगर कोई छीनता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये था एक बेसिक सा इंट्रो, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो अब हम समझेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने जाना है कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या है क्या नहीं है। सो अब हम समझेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें अभी आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या हैं। देखिए, फंडामेंटल तो हमें पता है, ठीक है, बट ड्यूटीज़ क्या होती हैं? ड्यूटीज़ हमारे क्या होते हैं? दायित्व होते हैं। ठीक है, अब हम इसको अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन की लाइफ में समझते हैं। अब आप क्या सोचेंगे कि जैसे कि अगर हम ऑफिस जाते हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं, तो वो हमारी ड्यूटी है। लेकिन क्या अगर हम वो जॉब नहीं करेंगे तो हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो क्या आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो आपका ड्यूटी है, आपको मिली हुई है। लेकिन ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बिल्कुल भी नहीं होता है कि अगर आप अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको जो है जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी होता है कि पार्लियामेंट क्या करती है कि अगर वो चाहे तो ऐसे कोई कानून बना सकती है कि अगर आपने अपनी वो ड्यूटीज़ कंप्लीट नहीं करी तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ाइन देना पड़ेगा, कोई इम्प्रिजनमेंट होगा, यानी कि कोई भी आपको सज़ा मिल सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप कोई टैक्स नहीं फिल करते हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि टैक्स फिल करना। ठीक है, लेकिन एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट क्या करती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा, आपके ऊपर केस फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? ड्यूटीज़ होती है। तो अब हम सबसे पहले तो समझेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 1976 में क्या हुआ था, वो तो आप छोड़ दीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमारा इमरजेंसी पीरियड था वो था 1975 से 1977। ठीक है, ये था हमारा इमरजेंसी पीरियड, जब हमारी प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, रातों रात एक इमरजेंसी पीरियड लगा दिया था। ठीक है, तो वो कब तक चला था? हमारा 2 years तक चला था, 1975 से 1977 तक। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जब वो एक पीरियड चला तो वहाँ पे उनको इस बात का एहसास हुआ कि लोगों को, जो भी वहाँ अपने सिटीजन्स हैं, उनको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताना चाहिए। उनके भी अपने देश के लिए कुछ दायित्व बनते हैं। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने क्या करा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए करा। तो उन्होंने सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि
फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स में क्या था कि वो इंडियन सिटीज़न के लिए भी होते हैं राइट, कुछ अदर्स के लिए भी होते हैं, ठीक है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए होती है। तो ये तो रहा। उसके बाद मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो 1975 है से 1977 तक क्या हुआ था, हमारी जो था इमरजेंसी पीरियड था, ठीक है। सो उसी टाइम पे ही हमारी प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगा कि यहाँ पे लोगों को कोई भी एहसास नहीं कि उनकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए उनके हमारे सिटीजनशिप। तो उन्होंने क्या करा, वो कांग्रेस जो पार्टी थी उन्होंने 1976 में एक क्या करा, सरदार सरोवर सिंह समिति का गठन किया, ठीक है। सो इसी गठन में क्या हुआ, इसी गठन में प्रस्ताव रखा गया कि किस तरह से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में मिलाया जाएगा। लेकिन उनका ये कहना था कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे उनको कॉन्स्टिट्यूशन के मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब पहली तो चीज़ ये, दूसरा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो लिया गया है वो रूस से लिया गया है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सरदार सरोवर सिंह समिति थी उन्होंने कहा था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी, ठीक है, जो ड्यूटीज़ होंगी वो 8 होंगी। लेकिन जब 44th अमेंडमेंट 1976 में क्या हुआ था कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो जोड़ दी गई, ठीक है। जो जोड़ी गई थी वो कितनी जोड़ी गई थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। सो क्या हुआ कि अब उन्होंने तो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रखा हुआ था, लेकिन जो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1976, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम फैक्ट से भी कि जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कौन से अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी, तो वो क्या होगा, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसमें क्या हुआ था, एक नया चैप्टर ऐड हुआ था, जो कि ऐड हुआ था आपका 4th है, जिसमें आर्टिकल है आपका 51A। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सिर्फ एक ही आर्टिकल है जो कि है आपका 51A, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि एक और फंडामेंटल राइट्स ऐड हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई है, जो कि है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, जिसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 साल तक का जो भी बच्चा होगा उसको अपनी मतलब कि उनको क्या है कि उनको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये ड्यूटी है कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का पूरा अधिकार है, एक अधिकार भी हमारा दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में, और हमारी ड्यूटी भी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है आपका, जो कि है आपका फंडामेंटल राइट्स के भी आर्टिकल में दिया हुआ है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, और प्लस यहाँ भी दिया गया है कि उनको पढ़ाना चाहिए, तो ये ड्यूटी भी है, ठीक है। तो ये एक कॉमन है जो कि आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको ऐड किया गया। तो आज के टाइम में हमारी जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारी कितनी है, 11 है, ठीक है। तो अगर अभी हम पूछें कि हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, तो टोटल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी 11, ठीक है। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पूछी भी जाती हैं प्रीलिम्स फैक्ट में। अब हम समझेंगे कि दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट क्या है, ठीक है। अब आपने क्या समझा कि राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको क्या बता दूँ, ड्यूटीज़ अभी आप जब बुक में पढ़ेंगे तो आपके पूरे 11 ड्यूटी मिलेंगी। एक तो मैंने आपको बता दी, एक होती है आपको आपके मतलब कि जैसे कि अगर हम बोले जब भी राष्ट्रगान हो रहा होता है, जब भी आप किसी थिएटर में जाते हैं तो वहाँ पे राष्ट्रगान चल रहा होता है, वहाँ पे हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम उसका सम्मान करें, तभी तो लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना। तो जो नहीं खड़े होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उन पे केस हो जाएगा कि हाँ हम जब वहाँ पे राष्ट्रगान चल रहा था तो वो वहाँ पे खड़े नहीं हुए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 100 में 1 पर्सन खड़ा नहीं हो रहा है तो वो वहाँ पे उसके ऊपर केस फाइल हो जाएगा या कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि जो हमारा राष्ट्रगान हो रहा हो तो हमें वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, ठीक है। ये एक तरीके से हमारी रिस्पेक्ट है। जिस तरीके से अगर कोई भी बड़ा होता है तो हम उसको जाके नमस्ते करते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि अगर आप नहीं करोगे तो आपके पेरेंट्स आपको मारेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो मतलब कि ये हमारी क्या होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। उसी तरीके से कि हम एज अ इंडियन सिटीजनशिप हमारे कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, कुछ हमारी लायबिलिटीज़ बनती हैं, क्योंकि सारी लायबिलिटी तो सिर्फ हमारे लीडर्स तो नहीं करेंगे ना, कुछ हमारी एज अ सिटीज़न भी होती हैं। इसीलिए ही इसी चीज़ों को ही देखते हुए उन्होंने इमरजेंसी पीरियड में ही इस आर्टिकल को क्या किया था, अमेंड किया था, और इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं। तो उसी में आप जब 10 पॉइंट्स
पढ़ेंगे। अभी मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगी कि कौन कौन से हमारे 11 जो होते हैं वो ड्यूटीज़ होती हैं। सो यही सारे डिफरेंस होते हैं हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यूटीज़ में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ में। देखिए होता क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, अब हम इसको एक रिव्यू में समझें तो इसमें क्या करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हमारी रिट फाइल हो सकती है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई केस नहीं बनता है। ठीक है, हम सबसे पहला तो हमारा ये डिफरेंस हो गया कि पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि वो इस पर कोई भी क्या कर सकती है, वो रूल्स बना सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, हमारे अधिकार होते हैं, ड्यूटीज़ क्या होती है, हमारे दायित्व होते हैं। ठीक है, दायित्व अधिकार, इसी से ही आपको समझना होगा कि अधिकारों के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं, लेकिन दायित्व के लिए आपके ऊपर कोई भी केस नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे कितने अधिकार हैं हमारे 6 और यहाँ पे हमारी कितनी ड्यूटीज़ हैं 11। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 44th अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में जो था 7th जो था वो हमारा हटा दिया गया था और यहाँ पे क्या करा था, एक जोड़ दिया गया था 42 अमेंडमेंट में। ठीक है, तो ये सारे आपके डिफरेंसेस हैं। और भी डिफरेंसेस हैं, जैसा कि आपका एक बहुत ही फेमस केस है केशवानंद, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्लियामेंट भी अमेंड कर सकती है। ठीक है, इसका 4th है, ये तो 3rd है। 4th क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए आपका क्या है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट इस पे किसी भी तरीके का रूल बना सकती है। ठीक है, तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या डिफरेंस होता है। सो अगर कोई भी चाहता है कि मैं एक प्रॉपर इस चैप्टर में पूरा एक वीडियो बनाऊं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उसके जितने भी राइट्स हैं आपके पूरे 6 जितने भी राइट्स हैं उस पर एक प्रॉपर आर्टिकल पे एक वीडियो बनाऊँ प्लस फंडामेंटल, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का और भी इसी पे ही एक बेसिक लेक्चर बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।